हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ऑफ वन चैनल। सो पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 1 क्लास 12 एफएमएम का कुछ पॉइंट डिस्कस करे थे। अब उसका पार्ट 2 आज हम डिस्कस करेंगे सस्पेंशन एंड एक्सक्लूजन ऑफ मेंबरशिप से। पिछली वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। पहले फर्स्ट पार्ट देखना, फिर उसका सेकंड पार्ट पे आना आप। सो स्टार्ट करते हैं। सस्पेंशन एंड एक्सक्लूजन ऑफ मेंबरशिप। सबसे पहले इन दोनों का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। सस्पेंशन जो ट्रेडिंग मेंबर है सर्विस देने के लिए कुछ टेम्प्रेरी टाइम के लिए मना कर दिया जाए तो उसे हम सस्पेंशन कहेंगे। मतलब जैसे एक मेंबर है ट्रेडिंग मेंबर, उसको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, मान लो 6 महीने के लिए, हमने उसको सस्पेंड कर दिया कि वो कोई भी वर्क नहीं करेगा स्टॉक मार्केट के अंदर, तो उसे सस्पेंड कर दिया। एक्सक्लूज़न जो उसकी ट्रेडिंग मेंबरशिप उससे छीन ली जाएगी हमेशा के लिए। एक तो होता है सस्पेंड कर दिया 6 महीने तक, उसके बाद वो दोबारा से अपना कंटिन्यू वर्क कर सकता है। बट एक्सक्लूज़न में क्या है, उसकी सारी जो भी ट्रेडिंग मेंबर की है मेंबरशिप उससे बिल्कुल ही छीन ली जाएगी, फिर से वापस नहीं दी जाएगी। सो ये है हमारा एक्सक्लूज़न। ये सस्पेंशन एंड एक्सक्लूज़न तब होता है जब आपकी मेंबरशिप जो भी एक्सचेंज रूल एंड रेगुलेशन है सेबी के, अगर ट्रेडिंग मेंबर उसको फॉलो नहीं करता, उसके अकॉर्डिंग नहीं चलता, तो उसकी मेंबरशिप को सस्पेंस कर दिया जाता है, यह एक्सक्लूज़न। नेक्स्ट देखते हैं हम बेसिस ऑफ सस्पेंशन ऑफ मेंबरशिप। मतलब इसमें वही बताया गया मेंबरशिप को सस्पेंस कब करा जाता है। मतलब जब वो मिसकंडक्ट करे, कोई फ्रॉड करे, ट्रेडिंग मेंबर इन्वेस्टर को कुछ ऐसा लॉस करा दे जो अनवांटेड हो, इन्वेस्टर के साथ फ्रॉड करे, इन केसेस में मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया जाता है। सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन को ना माने, कोई लीगल वर्क ना करे, तब उसकी मेंबरशिप को सस्पेंस कर दिया जाता है। ऐसा बिज़नेस करना जो सेबी की निगाहों में फ्रॉड है, जिसमें तुम मार्केट को हानि पहुंचाना चाहते हो, तो उस केस में मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया जाता है। अनलाइक अनबिजनेस लाइक कंडक्ट। ठीक है, तो ये इनके सब पॉइंट से पढ़ लेना, आराम से समझ आ देंगे। सो मतलब इसमें ये बताएगा बेसिकली कोई भी ऐसा काम करना जो सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन के बियॉन्ड है, उन केस में मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया जाएगा, जो भी हमने अभी ऊपर पॉइंट डिस्कस करे थे। नेक्स्ट हमारा सस्पेंशन ऑफ बिज़नेस। किस वजह से बिज़नेस को सस्पेंड किया जाता है। तो सबसे पहले है प्रेजुडिकल बिज़नेस। ऐसे बिज़नेस करना जो ट्रेडिंग मेंबर है डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे काम नहीं कर रहा है और मार्केट की पॉलिसी को डिस्ट्रॉय करना चाहता है या कर रहा है, तो इस केस में उसकी मेंबरशिप बिज़नेस है जो ट्रेडिंग मेंबरशिप है उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। दूसरा है हमारा अनवारंटेबल बिज़नेस। जो काम उसे नहीं करना है वो अपने अकाउंट या अपने क्लाइंट के अकाउंट में या किसी और के अकाउंट में ऐसी परचेज़ और सेल कर रहा है जो कि जिसमें कहीं ना कहीं इंटरेस्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्ट छुपा हुआ है उसका, तो इस केस में उसकी मेंबरशिप को बंद कर दिया जाएगा, मतलब कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा, तो उसे अनवारंटेबल बिज़नेस कहेंगे, जिस केस में मेंबरशिप सस्पेंड हो जाएगी। थर्ड है हमारा अनसेटिस्फैक्ट्री फाइनेंशियल कंडीशन। मतलब इसमें यह है जो ट्रेडिंग मेंबर है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बेकार है, वो एबल नहीं है मार्केट में स्टैंड करने के लिए, और उसका बिज़नेस भी ऐसी है जिसमें क्रेडिटर की कोई सेफ्टी नहीं है, तो ऐसे बिज़नेस को की मेंबरशिप को सस्पेंड कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिमूवल ऑफ सस्पेंशन। एक्सचेंज हैं जो ट्रेडिंग मेंबर से कुछ कह रहे हैं तो ये फ़ाइन पेनल्टी कुछ ऐसा देना पड़ेगा, अगर आपको वो दे सकते हैं तो किसी न किसी केस में आपकी मेंबरशिप वापस मिल सकती है। मतलब ये इसमें सस्पेंशन अगर हम एक बारी हो गए हैं तो हम कैसे उसको हटाएं। मतलब कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होगा, मतलब कुछ हमें फ़ाइन पे करना पड़ेगा या कुछ हमें अपने शेयर के संग कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा,
तो उस केस में हमारी मेंबरशिप को रिमूव कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा कंसिक्वेंसेस ऑफ सस्पेंशन। मीन्स कंसिक्वेंसेस का मतलब होता है परिणाम, रिज़ल्ट। अगर हमारी मेंबरशिप सस्पेंड हो जाती है तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा? पहला हमारा सस्पेंशन ऑफ मेंबरशिप राइट, उसके वो सारे राइट छीन लिए जाएंगे जो उसके पास थे, जो ने रजिस्ट्रेशन के टाइम, जब उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है ट्रेडिंग मेंबर का, तो उसे बहुत सारे राइट्स मिल जाते हैं सेबी के अकॉर्डिंग। तो अगर वो सस्पेंड हो जाता है तो सभी राइट्स उससे छीन लिए जाते हैं मार्केट्स में, वो एक नॉर्मल पर्सन हो जाता है फिर। नेक्स्ट हमारा राइट टू क्रेडिटर्स अनइम्पेयर्ड। जिन लोगों से ट्रेडिंग मेंबर ने कुछ पैसे क्रेडिट लिए हैं, पहले उनको ट्रेडिंग मेंबर को पैसा देना पड़ेगा। मतलब ट्रेडिंग मेंबर ने कुछ उधार ले रखा है तो उसको वो सारे पैसे लौटाने पड़ेंगे जब सस्पेंड हो जाएगा। फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। द सस्पेंडेड ट्रेडिंग मेंबर आर बाउंड टू फिल कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग द टाइम ऑफ इट्स सस्पेंशन। सारी कंडीशन उसे फुलफिल करनी पड़ेगी जब वो सस्पेंड होगा। बाकी इजी पॉइंट है। फर्दर बिजनेस प्रोहिबिटेड, ये हाईलाइट कर रखा है, समझ आ जाएंगे इसे। ट्रेडिंग मेंबर नॉट टू डील विद सस्पेंडिंग ट्रेडिंग मेंबर, मतलब जो ट्रेडिंग मेंबर है अगर वो सस्पेंड हो जाता है तो वो किसी भी ट्रेडिंग मेंबर के साथ कोई भी डील नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट हमारा डिक्लेरेशन ऑफ डिफ़ॉल्टर। कब एक एक्सचेंज एक ट्रेडर को डिफ़ॉल्टर घोषित करेगा? इसका तो बहुत इजी पॉइंट है, आप इनमें पढ़ोगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा, फिर ही मैं आपको एक दो बता देता हूँ। ही इज़ अनेबल टू हीज़ ऑब्लिगेशन। जब वो अपने ऑब्लिगेशन को फुलफ़िल करने में अनेबल है तब उसको डिफ़ॉल्टर अनाउंस कर दिया जाएगा। अगर कोई ट्रेडिंग मेंबर मान ले मैं अपनी ड्यूटी को फुलफ़िल करने में अनेबल हूँ तो वो डिफ़ॉल्टर हो सकता है। कोई भी इन्वेस्टर को किसी ट्रेडिंग मेंबर की वजह से कोई नुकसान हो रहा है, ट्रेडिंग मेंबर उसको स्पेसिफिक टाइम पे पैसा नहीं दे पाता है तो डिफ़ॉल्टर हो सकता है वो ट्रेडिंग मेंबर। अगर ट्रेडिंग मेंबर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करता मार्केट के, सेबी के, तो वो डिफ़ॉल्टर हो सकता है। बाकी आप इसमें पॉइंट्स पढ़ना, बहुत इजी है, आराम से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा ऑथोराइज पर्सन। इसको अपनी लैंग्वेज में समझे। ऑथोराइज मतलब क्या है? एक ऐसा पर्सन जिसे ऑथोराइज़ किया गया, मतलब हायर किया गया है कि ये पर्सन हमारे काम आ सकता है, ये हमारा काम कर सकता है, तो उसे ऑथोराइज़ करा गया है, ऑथोराइज पर्सन। देखते हैं। ऑथोराइज पर्सन स्टॉक ब्रोकर के एजेंट होते हैं। ऑथोराइज पर्सन को रिसीव होती है फीस, चार्ज एंड कमीशन एसेट्रा। जो भी वो अपनी ऑथोराइज पर्सन कौन हो, ऑथोराइज पर्सन को रिसीव होती है फीस, चार्ज, कमीशन एसेट्रा। मतलब जब वो एक ऑथोराइज पर्सन किसी ट्रेडिंग मेंबर इन्वेस्टर का जब वो काम करता है तो उसे फ़ीस मिलती है, बदले में चार्जेस होते हैं कुछ, कमीशन एसेट्रा। ओनली पर्सन, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप, फर्म, ये ऑथराइज पर्सन बन सकते हैं। एक ट्रेडिंग मेंबर ऑथराइज पर्सन अपॉइंट कर सकता है कैपिटल मार्केट में, फ्यूचर इन ऑप्शन मार्केट में। बेसिक यही था। ऑथराइज पर्सन स्टॉक ब्रोकर के एजेंट होते हैं, जो भी हमारी शेयर्स की डीलिंग वीलिंग का काम होता है तो ये हमारे ऑथराइज पर्सन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम सब ब्रोकर्स। ब्रोकर के अंडर जो काम करता है सब ब्रोकर, एक इंटरमीडिएटर होता है स्टॉक ब्रोकर का, एक एजेंट और क्लाइंट के बीच में। ठीक, ये क्लाइंट मार्केट सेगमेंट में आते हैं, ये कैपिटल मार्केट सेगमेंट में आते हैं जो सब ब्रोकर होते हैं। जो ट्रेडिंग मेंबर है वो अपने लिए या अपने इन्वेस्टर की हेल्प करने के लिए, बाइंग एंड सेलिंग, डीलिंग करने के लिए सिक्योरिटी मार्केट में, तो वो सब ब्रोकर को अपॉइंट करता है शेयर्स की डीलिंग करने के लिए। जो सब ब्रोकर है मतलब ट्रेडिंग मेंबर के साथ एफिलिएट होना चाहिए और रजिस्टर सेबी से होना चाहिए। सब ब्रोकर एक ही टाइम में एक ही ट्रेडिंग मेंबर के साथ एसोसिएटेड हो सकता है, ये नहीं कि हर किसी के संग एट द टाइम ऑफ 2-3 के संग हो जाए, ओनली एक के संग ही ट्रेडिंग मेंबर के साथ वो एसोसिएटेड होगा।
जब कोई ट्रेडिंग मेंबर सब ब्रोकर अपॉइंट करना चाहता है तो उसे कुछ डॉक्यूमेंट अपने और सब ब्रोकर के डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं मेंबरशिप डिपार्टमेंट में। सब ब्रोकर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है शेयर्स की बाइंग एंड डीलिंग करने के लिए ट्रेडिंग मेंबर के बिहाफ पर। नेक्स्ट देखते हैं। देखो मैं बस इसके जो टॉपिक्स हैं बस उनकी हेडिंग देख के आपको डायरेक्टली समझा रहा हूँ, इसके अंदर का मैं रीड नहीं कर रहा है, इससे टाइम वेस्ट भी होगा। बस आप ध्यान से वीडियो को सुनना, अपनी नोटबुक में इसके नोट्स बना लेना। बाकी मैं भी कोशिश करूँगा कि इसके नोट्स आपको जल्दी शेयर करूँ। नेक्स्ट देखते हैं क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए एक सब ब्रोकर बनने के लिए। सब ब्रोकर इंडिविजुअल हो सकता है। सब ब्रोकर की एज 21 से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब 21 से ज़्यादा हो सकती है, 21 से नीचे नहीं होनी चाहिए। सब ब्रोकर ने कोई फ्रॉड काम ना किया हो, उसका मतलब कोई भी केसेस ना हो। 12th क्लास पास प्लस 2 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए एक सब ब्रोकर बनने के लिए, मतलब उस पर एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं सेबी से रजिस्टर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा रजिस्ट्रेशन। एक सब ब्रोकर का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। कोई भी सब ब्रोकर बाइंग एंड सेलिंग डीलिंग करने के लिए सिक्योरिटी की तब तक सेबी परमिशन नहीं देता जब तक उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट नहीं कर देता। ठीक, तो मतलब जब उसका रजिस्ट्रेशन सेबी द्वारा हो जाएगा तभी वो ट्रेडिंग मेंबर के अंडर काम कर सकेगा, बाइंग एंड सेलिंग कर सकेगा शेयर्स की। और रजिस्ट्रेशन के टाइम उसको कुछ फ़ीस भी पे करनी पड़ती है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन डॉक्यूमेंटेशन का वर्क भी करना पड़ता है जो भी सेबी द्वारा होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम एंड कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर कोई ट्रेडिंग मेंबर चाहता है कि अपने एजेंट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा दे या अगर सब ब्रोकर रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना चाहता है तो उसे ये डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। सबसे पहले रिक्वेस्ट लेटर ऑफ ट्रेडिंग मेंबर ऑफ सरेंडर सब ब्रोकर, उसे रिक्वेस्ट लेटर ट्रेडिंग मेंबर को देना पड़ेगा सरेंडर ऑफ सब ब्रोकर कि मैं अपनी सब ब्रोकर छोड़ रहा हूँ। सेकंड, सब ब्रोकर को सरेंडर करने से पहले पब्लिक नोटिस देना होगा, न्यूज़पेपर में पब्लिश करना होगा, सभी को इन्फॉर्म करना होगा कि मैं अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा रहा हूँ। उसकी कॉपी सेबी को भी देनी होगी जो भी सरेंडर की है। ये कंटेंट इंग्लिश में होना चाहिए। जब हम रजिस्ट्रेशन कैंसिल करते हैं, जो भी हमारा सरेंडर करने का प्रोसेस होता है, तो वो प्रोसेस जो भी हम कंटेंट लिखते हैं वो सारा इंग्लिश में होना चाहिए। जो सेबी ने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया था वो ओरिजिनल होना चाहिए और सेबी को वापस देना होगा। नेक्स्ट हमारा ब्रोकर क्लाइंट रिलेशन। ब्रोकर क्लाइंट के क्या रिलेशन है। पहला हमारा क्लाइंट रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट। एग्रीमेंट होना चाहिए क्लाइंट और ट्रेडिंग मेंबर के बीच में, दोनों एग्री होने चाहिए डीलिंग के लिए। अगर क्लाइंट और ट्रेडिंग मेंबर के बीच बंद हो जाए तो उसकी कॉपी संभाल के रखनी चाहिए ताकि कभी केस वेस हो इन केस तो वो कॉपी हम दिखा सके कि हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ था जिसमें हम दोनों की कंसिडरेशन थी। जैसे ब्रोकर का यूनिक क्लाइंट कोड होता है, तो ये क्या ब्रोकर क्लाइंट के रिलेशन के हैं। यूनिक क्लाइंट कोड, देखो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म 1 नंबर में भी आ जाती है, वैसे भी 2 नंबर में आ ही जाता है। यूनिक क्लाइंट कोड ये होता है जो सेबी है ट्रेडिंग मेंबर ब्रोकर को एक अकाउंट नंबर देता है जो कि यूनिक होता है। यूनिक क्लाइंट कोड, उस पर क्या है सेबी का अप्रूवल होता है कि ये ब्रोकर ट्रेडिंग मेंबर लीगल वर्क करता है, इसको सेबी का अप्रूवल है। जब भी हम गूगल पर उनका नंबर डालते हैं यूनिक क्लाइंट कोड, सो हमें मालूम पड़ जाता है कि ब्रोकर रजिस्टर्ड है सेबी से, कोई फ्रॉड वाला काम नहीं है। जैसे क्या होता है हमारा एक पैन नंबर होता है तो सबका यूनिक होता है, ऐसे ट्रेडिंग मेंबर
ब्रोकर्स का यूनिक क्लाइंट कोड होता है जो कि सेबी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट, मार्जिन फ्रॉम द क्लाइंट्स। रिस्क को मैनेज करने के लिए मार्जिनिंग लिया जाता है क्लाइंट से। अगर कोई क्लाइंट डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो उसके पैसों का पहले ही ट्रेडिंग मेंबर क्लाइंट से मार्जिन ले लेते हैं। अगर वो डिफ़ॉल्ट कर जाए तो ट्रेडिंग मेंबर को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट नोट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली चांस होते हैं इसके आने के कॉन्ट्रैक्ट नोट के। ये सभी मार्क्स में आ जाता है, 1 नंबर 2 नंबर में भी आ जाएगा, 5 में भी आ जाएगा, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। सो कॉन्ट्रैक्ट नोट होता क्या है, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है। इसमें ट्रेड की डिटेल्स होती है, लाइक ऑर्डर नंबर, ट्रेड प्राइस, इसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। मतलब एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है, जैसे कंपनी के शेयर हमने इतने ख़रीदे, दोनों की डिटेल्स होती है, इस टाइम पे ख़रीदे, इतने प्राइस पे ख़रीदे, इतनी क्वांटिटी है, ट्रेड की डिटेल्स होती हैं, ऑर्डर नंबर होता है। तो जितनी भी डिटेल्स होती है एक शेयर की, वो कॉन्ट्रैक्ट नोट पे होती है। सो नेक्स्ट देखते हैं अब हम इसके कुछ सब पॉइंट्स हैं। कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू विद क्लाइंट विद इन 24 आवर, स्टैम्प ड्यूटी इज़ पेड। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पेमेंट डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटी टू द क्लाइंट। एवरी ट्रेडिंग मेंबर शुड मेक पेमेंट टू हिज क्लाइंट और डिलीवर द सिक्योरिटी परचेज विद इन 1 वर्किंग डे और पे आउट अनलेस द क्लाइंट हैज़ रिक्वेस्टेड अदरवाइज। मतलब एक दिन में उनकी जितनी भी डिलीवरी पेमेंट है वो सब काम होना चाहिए वर्किंग डे के अंदर अंदर। नेक्स्ट हमारा ब्रोकरेज। जब भी एक इन्वेस्टर, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ब्रोकरेज। जब भी हम कोई शेयर ख़रीदते हैं, जो भी हमारा ट्रेडिंग मेंबर होता है, तो उस पर हमारी क्या होती है, एक ब्रोकरेज करती है। मिनिमम 2.5%, सॉरी मैक्सिमम 2.5% होती है ब्रोकरेज, उससे ज़्यादा कोई भी चार्ज नहीं कर सकता। और ब्रोकरेज जैसे मान लो हमने एक शेयर ख़रीदा 10 रुपये का, तो उस पर 2 रुपये या 1 रुपये हमारी क्या चलेगी, ब्रोकरेज। तो उससे हम ब्रोकरेज कहते हैं, जो हमारा एक्स्ट्रा अमाउंट जाता है एट द टाइम ऑफ द परचेज ऑफ द शेयर। नेक्स्ट देखते हैं, जो मेन पॉइंट है मैं सिर्फ वही करवाऊँगा। अब जैसे सब ब्रोकर क्लाइंट विद रिलेशन, अब ये आप इनसे पढ़ना समझ में आ जाएगा, मतलब सब ब्रोकर और क्लाइंट के क्या क्या रिलेशन होते हैं। जैसे वो उसके ब्याह पे शेयर ख़रीदेगा, बेचेगा, उनके बीच की ट्रांजैक्शन हो गई, तो उसके अंदर पढ़ोगे आपको सब समझ में आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट नोट अभी बता दिया ऊपर। सिक्योरिटीज़ फंड, जो इजी पॉइंट है इनको बस हल्का हल्का रीड करना, आराम से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी, इन्वेस्टर सर्विस सेल एंड आर्बिट्रेशन। मतलब ये है बेसिक, इसमें ये बताया गया है इन्वेस्टर को जब भी कोई फ्रॉड लगता है या उसको कोई ऐसी दिक्कत आती है, उसको कंप्लेंट करना चाहता है कि ये मेरे लिए सही नहीं है, तो इन्वेस्टर की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी सॉल्विंग के लिए इन्वेस्टर सेल को बनाया गया कि जो भी उसकी कंप्लेंट है वो सारी, वो अपनी जितनी भी इसकी कंप्लेंट है इन्वेस्टर की, तो सारी सेबी पे जाए कि ये हमारे साथ फ्रॉड हुआ है या इस चीज़ से मेरा नुकसान हुआ है। इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन के लिए ही इन्वेस्टर सर्विस सेल को बनाया गया है, जिससे कि इन्वेस्टर को किसी भी टाइप की दिक्कत ना हो मार्केट में, वो अपने आप को सेफ़ फील करे, कोई भी उसके संग फ्रॉड ना हो। तो अगर इन्वेस्टर को किसी चीज़ की दिक्कत होती है तो अपनी कंप्लेंट को रेज़ कर सकता है, अपनी आवाज़ को उठा सकता है। अब आर्बिट्रेशन विच इज़ क्वासी जुडिशल प्रोसेस है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म प्रिस्क्राइब अंडर द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिक्लेशन एक्ट 1996। सेबी वाले एक्ट के अकॉर्डिंग है, कोई भी फ्रॉड नहीं होगा। इसके अकॉर्डिंग अगर फ्रॉड होता है तो ये आपको आपकी हेल्प करेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपको क्लेम जो भी होगा आपको मिलेगा। कोड ऑफ एडवर्टीज़मेंट, मतलब जब भी कोई भी ट्रेडिंग मेंबर
कुछ इशू करता है एडवर्टीज़मेंट के लिए, तो इसमें मीडिया जो भी होती है, जो भी इसकी पोस्ट को इन्फॉर्मेशन को डालती है, एडवर्टीज़मेंट करती है, जैसे कोई भी अपनी मेंबरशिप छोड़ रहा है तो उसको वो पब्लिक में डालते हैं, और जैसे कोई भी हम स्टॉक के बारे में बताते हैं, कोई भी स्टॉक ब्रोकर के ऑफिस के बारे में बताते, तो ये सारा काम कोड ऑफ एडवर्टीज़मेंट का होता है। कोई भी इंफॉर्मेशन हमें पब्लिश करनी हो या किसी के बारे में बताना हो कि ये फ्रॉड हुआ था, तो ये सब काम हमारा कोड ऑफ एडवर्टीज़मेंट का है। ट्रेडिंग मेंबर्स नॉट कंप्लाइंग विद द कोड ऑफ एडवर्टीज़मेंट में हैव टू फेस डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। कोई भी हमें इंफॉर्मेशन देनी है, बट इंफॉर्मेशन ट्रू, एक्यूरेट और फेयर, क्लियर होनी चाहिए, कोई भी इसमें अफगानी होनी चाहिए। ये सब कोड ऑफ एडवर्टीज़मेंट को ध्यान में रखना पड़ता है। और जो भी स्टॉक ब्रोकर ट्रेडिंग मेंबर बताता है इसे पब्लिश करने के लिए, उसे भी ट्रू और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, ईज़िली समझ में आ जाएंगे आपको, पढ़ना ध्यान से। बहुत सारे पॉइंट्स हैं ये। सो हमारा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है। इसमें कुछ पॉइंट्स रह गए, वो मैं एक दो बीच में कवर करवा दूंगा। बाकी इम्पोर्टेंट जो थे वही इसमें मेन थे, उनको ध्यान से समझना, सुनना, बस टॉपिक को देखना और इसके बारे में जितना हो सके अपनी लैंग्वेज में याद करने की कोशिश करो। बुक की है, बहुत हार्ड लैंग्वेज है, जल्दी समझ में नहीं आ पाती। सो अपने लैंग्वेज में इसको याद करो जितना हो सके। और बाकी इतना हार्ड पेपर नहीं आता है, बस ये थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको, फिर भी एक बार ही समझोगे तो आसानी से आ जाएगा। बीच में हम एक आधी वीडियो हम फिल इन द ब्लैंक्स MCQ की भी रखेंगे, बहुत क्वेश्चन आते हैं उसके भी, कम से कम 20 तो आती हैं शायद। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 2 ट्रेडिंग। बाकी मैं फर्स्ट चैप्टर के पार्ट 1 का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप जाके वीडियो देखना। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।